नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे जी, जिसका नाम है संसद। संसद जो है वो एक प्रकार का ऐसा भाग है जो संविधान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संसद जो है वो कार्यपालिका को प्रदर्शित करता है। कार्यपालिका को प्रदर्शित करता है, लेकिन कार्यपालिका के साथ साथ इसमें व्यवस्थापिका और न्यायपालिका भी आती है। ठीक है, तीनों भाग कहलाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है सरकार के जो तीन अंग हैं मुख्यतः, नंबर एक कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। ठीक है, तो सरकार के तीन भागों में से हम एक भाग जिसका संबंध संसद से है उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर मैं संसद की बात करूं तो संसद जो है वो संविधान के 5वें भाग में दिया गया है। संसद जो है संविधान के भाग 5 में है, संविधान के कुल 22 भागों में से है, और जो भाग 5 है वो संविधान का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। और इस भाग में भी कई सारे अध्याय हैं, इसमें छोटे छोटे कुल मिलाकर 5 अध्याय हैं, और इसमें भी 5 अध्यायों में 5 जो भाग है उसमें से अध्याय नंबर 2 है। संसद अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 79 से 122 तक है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान का जो 5वां भाग है उस भाग में अध्याय 2 है, और अध्याय 2 के अंतर्गत संसद निहित है। ठीक है, जबकि जो आपका भाग 5वां है इसमें कुल आर्टिकल जो है वो आपके हैं 52 से लगाकर 151। ठीक है, 52 से लगाकर 151 तक है, जिसमें भाग के अंतर्गत अध्याय है, और इसमें 5 अध्याय आते हैं, जिसमें अध्याय नंबर 2 है, और ये अध्याय जो है वो 79 से 122 आर्टिकल या 122 अनुच्छेद में निहित है। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक जानकारी होगी इसके बारे में, संसद के बारे में। तो हम संसद के बारे में हम थोड़ा सा और इसको डीप पढ़ेंगे, इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। संसद जो है वो मुख्यतः कार्य क्या करता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि संसद का मुख्य कार्य क्या है या इसकी उपयोगिता क्या है। तो संसद जो है वो सबसे बड़ा कार्य ही करता है कि संसद जो है संसद के अंतर्गत कानून बनाने, या हम कह सकते हैं कानून बनाने या विधि बनाने का कार्य होता है, यानी कानूनी प्रक्रिया ही संसद है। एक जनरली या सामान्य बहुत ही प्रश्न आता है जिसे हम सामान्य तरीके से कहते हैं कि संसद के अंग कितने, संसद के अंग कितने हैं, यह प्रश्न कई बार आया है। तो संसद के मुख्य रूप से 3 अंग, संसद के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, और नंबर 3 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी संसद के कुल 3 अंग कहलाते हैं। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, और नंबर 3 आपका है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसलिए भी जरूरी है कि कोई भी नया विधेयक जब हम सदन में या संसद में लाते हैं तो वह विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाता है या फिर पहले राज्यसभा में भी रख सकते हैं, और दोनों सदनों से पास होने के बाद इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं या राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है, और वो विधेयक बाद में कानून का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से संसद जो है वो पूरी तरीके से कार्य करती है। इसलिए हमने कहा कि संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बहुत ही सामान्य जानकारी संसद के बारे में पढ़ेंगे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि संसद की शुरुआत कैसे हुई, संसद की आवश्यकता क्या थी, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संसद। मैंने बताया था कि कानून निर्माण जहां प्रक्रिया हो या कानूनी प्रक्रिया हो या कानून के नए नियमों का जहां निर्माण हो वहां संसद होगी। लेकिन संसद की अगर बात करें, ठीक है, तो संसद के अंतर्गत जो है कानूनी मुद्दे तो वही हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें कई प्रकार की अन्य जानकारी भी हमें मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले संसद का हम थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि वाकई में देखा जाए तो संसद भारत में कब बनी, कैसे बनी, इसकी क्या आवश्यकता थी, इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि संसद जो है वो भारत में बनी कब और इसका निर्माण कैसे हुआ। देखिए, हम सभी जानते हैं हमारा देश जो था वो अंग्रेजों के अधीन था, या हम कह सकते हैं कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और जितने भी हमारे लिए नियम या कह सकते हैं कि कानून बनाए जाते थे वो अंग्रेज ही बनाते थे, और ये सभी कानून जो है वो इंग्लैंड की राजधानी लंदन में बनाए जाते थे। ठीक है, जब ये कानून लंदन में बनते थे तब अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम इन कानूनों को या इन नियमों को हम क्यों ना भारत में ही बनाएं। अब भारत में जब नियम बनाए जाएंगे तो उसके लिए हमें एक तरीके से घर या एक तरीके से संसद की आवश्यकता पड़ेगी। हम कह सकते हैं कि जहां कानून बनाए जाए उसका एक स्थान चाहिए, तो वो स्थान का नाम पड़ा संसद, और इस तरीके से भारत में निर्माण प्रक्रिया हुई और संसद बनाने के बारे में अंग्रेज ने सोचा। ठीक है,
तो यहां से कई सारे प्रश्न आते हैं कि भारत में संसद की जो परिकल्पना थी या कह सकते हैं डिजाइन थी, वो किसने तैयार की, या संसद जो है, संसद के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न बनता है संसद का जो शिलान्यास था वो किसने किया, संसद का शिलान्यास किसने किया। ठीक है, तो संसद का शिलान्यास किया था सर ड्यूक ऑफ कनाट, इनका नाम था सर ड्यूक ऑफ कनाट। यानी हम कह सकते हैं कि संसद बनाने की शुरुआत जो थी वो सर ड्यूक ऑफ कनाट ने की थी, ये अंग्रेज थे। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी आपकी फरवरी 1921 में, फरवरी 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, शिलान्यास किया था सर ड्यूक ऑफ कनाट ने। ठीक है, और संसद को बनने में जो समय था वो लगा लगभग 6 वर्ष। तो कभी कभी पूछ लेता है कि संसद को बनने में कुल समय कितना खर्च हुआ, तो हम लगेंगे 6 वर्ष। अब 6 वर्ष का मतलब है कि ये कंप्लीट हुआ होगा 1927 में। ठीक है, तो 1927 में संसद बनकर तैयार हुई और संसद की उसी समय लगभग जो डिजाइन है या कह सकते हैं परिकल्पना है उसको तैयार करने का श्रेय जाता है। इसमें भी 2 अंग्रेज अधिकारी ही हैं, जिनमें से पहला नाम है, ठीक है, जिनका नाम है सर एडमिन लुटियंस और सर हार्वर्ड बेकर, सर हार्वर्ड बेकर। ठीक है, ये 2 लोग हैं जिन्होंने इसकी परिकल्पना या डिजाइन को तैयार किया था, संसद की डिजाइन को तैयार किया था। ठीक है, तो ये कुछ इसकी बेसिक जानकारी थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। संसद जो है वो एक प्रकार की आकृति तो है ही है, लेकिन ये किस प्रकार की आकृति है कभी कभी पूछ लेता है। तो संसद एक प्रकार की वृत्ताकार आकृति यानी वृत्त के आकार की तरह बनी हुई है और इसमें कई सारे अलग अलग प्रकार के भाग भी हैं। तो एक प्रश्न बन जाता है कि संसद जो है वो संसद में कुल प्रवेश द्वार, संसद में कुल प्रवेश द्वार कितने हैं। तो संसद में कुल प्रवेश द्वार की संख्या जो है वो 12 है। इसमें कुल 12 दरवाजे हैं आने जाने के लिए। ठीक है, तो दरवाजे या द्वार की संख्या 12 है। ठीक है, जिसमें से प्रवेश द्वार जो नंबर 1 है, ये जो प्रवेश द्वार है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रवेश द्वार नंबर 1 जो है विशिष्ट अतिथियों के लिए है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री या उनकी मंत्री परिषद, यानी इन लोगों को जाने आने के लिए प्रवेश द्वार 1 का इन्हें पास दिया जाता है। ये इसी के द्वारा आते जाते रहते हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। जबकि 11 जो द्वार हैं उन पर नॉर्मल लोग या कह सकते हैं सामान्य संसद सदस्य निकलते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो कुल प्रवेश द्वारों की संख्या जो है आपके यहाँ पर 12 है, पहली बार यहाँ पर समझ लीजिए। और इस प्रवेश द्वार जो जिसकी संख्या 12 है, इसमें से जो 5 प्रवेश द्वार है, इनमें से 5 प्रवेश द्वार हैं, ये बहुत ही स्पेशल बन जाते हैं या बहुत ही सामान्य रूप से या सामान्य से थोड़ा से अलग हैं, क्योंकि इनमें विशिष्ट तरीके की क्रियाकृतियां अंकित है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनमें एक तरीके से गोलाकृति है जो प्रवेश द्वार से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो संसद जो है हमने आपकी आकृति बताई थी कि आकृति जो इसकी है वो गोलाकार है, और इसकी जो आकृति वैसे तो सर एडमिन लुटियंस और सर हार्वर्ड बेकर जिसे हमने परिकल्पना दी था इन लोगों ने तैयार की, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो आकृति थी वो वास्तविकता में तैयार की गई थी एक मध्य प्रदेश के भेटाघाट, एक भेटाघाट जगह पड़ती है, भेटाघाट यहाँ जगह पड़ती है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस जगह एक मंदिर है जिसका नाम है 64 उत्तरायणी मंदिर के नाम से एक जगह पड़ती है। उस मंदिर की कुछ आकृति संसद भवन से मिलती जुलती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस मंदिर की कुछ कलाकृतियां इस हमारी संसद से कुछ मिलती जुलती है, उससे अंकित होती है। ठीक है, अगला एक प्रश्न हम उठाएंगे। जो हमारी संसद है उस संसद में मुख्यतः एक बड़ा केंद्रीय कक्ष है, या हम कह सकते हैं जिसे हम कहते हैं केंद्रीय सभागार भी कह सकते हैं। वह केंद्रीय सभागार ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सभागार जो है वैसे तो गोलाकार आकृति में है, इस केंद्रीय सभागार का कभी कभी व्यास पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो व्यास है वो व्यास है 560 फुट। ठीक है, तो केंद्रीय जो सभागार है उसका व्यास जो है, या केंद्रीय कक्ष, इसका केंद्रीय कक्ष भी नाम है, कुल व्यास इसका 560 फीट है। और इसका जो घेराव है, घेराव ये जो है वो आपका 533 मीटर, कितना है 533 मीटर। कभी कभी छोटे मोटे प्रश्न आ जाते हैं। तो 560 फुट जो है व्यास है, घेराव जो है इसका 533 मीटर है। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, केंद्रीय कक्ष की वो कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है केंद्रीय कक्ष की
वो ऊंचाई है 118 फीट या फुट। 118 फुट इसकी मुख्यतः ऊंचाई है केंद्रीय कक्ष की। तो यहां से भी कुछ प्रश्न आते हैं। अब केंद्रीय कक्ष के ऊपर एक गोल आकृति का ही गुंबद बना हुआ है, मंदिर आकृति में। आप देखते हैं मंदिर में, मस्जिद में कुछ गोलाकृति बनी होती है, उसी तरीके से संसद में भी एक गोलाकृति बनी हुई है। उस आकृति का हम लोग वहां पर पूछ लेते हैं कि उस गुंबद का जो गोलाकार आकृति है, उस गुंबद का कुल जो व्यास है, गुंबद का व्यास कितना है। तो एक बार प्रश्न आ सकता है ये, तो ये आता है 98 फुट। कितना व्यास है? 98 फुट है। ठीक है, ये गुंबद का केवल व्यास है। और जो आपको मैंने आपको व्यास बताया था 560 फुट, ये आपका केंद्रीय कक्ष का है। केंद्रीय कक्ष के अंतर्गत गुंबद आता है, तो गुंबद का व्यास इसलिए यहाँ पर कम है। एक लास्ट प्रश्न यहाँ पर और बनता है, या अंतिम प्रश्न कह सकते हैं कि जो संसद है, संसद हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन इसके छोटे मोटे और भी प्रश्न आते हैं। तो संसद की जो आकृति यानी कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, संसद कितने क्षेत्र में फैली हुई है, तो इसका एक लाइन में आपको आंसर देना है। इसका आंसर है 6 एकड़ भूमि, यानी कुल भूमि जो है वो 6 एकड़ में संसद भवन बना हुआ है। ठीक है, तो कुछ ये सामान्य प्रश्न थे संसद से संबंधित, कभी कभी पूछ लेते हैं कि संसद का घेराव कितना है, संसद का व्यास कितना है, संसद में क्या क्या है। तो ये केंद्रीय कक्ष के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब इसी केंद्रीय कक्ष के अंतर्गत हम लोग मुख्यतः 3 भवन पढ़ेंगे, या कह सकते हैं केंद्रीय कक्ष को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, वो 3 भाग हम यहां पर देखेंगे। तो 3 भाग कौन कौन से हैं, जरा एक एक करके देखेंगे। केंद्रीय कक्ष में सबसे जो पहला भाग है, केंद्रीय कक्ष में जो सबसे पहला भाग है वो भाग है हमारा लोकसभा कक्ष। लोकसभा कक्ष, ठीक है। दूसरा राज्यसभा कक्ष, और तीसरा लाइब्रेरी या पुस्तकालय कक्ष। पुस्तकालय कक्ष, ठीक है। तो ये 3 कक्ष हैं संसद में, मुख्य तौर से केंद्रीय कक्ष के अंतर्गत ही आते हैं। पहला लोकसभा कक्ष है, दूसरा राज्यसभा कक्ष है, और तीसरा लाइब्रेरी कक्ष है। तो इनका क्या क्या उपयोग है, हम लोग एक एक करके देखते हैं इसको। तो नॉर्मल एक या सामान्य प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा कक्ष, हम जानते हैं लोकसभा मुख्यतः कक्ष किससे संबंधित होगा, यानी यहाँ पर जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं वो सारे कार्य करते हैं, और लोकसभा का पूरा जो कार्यक्रम है वो यही तैयार होता है। यानी संसद में जो लोकसभा का कार्य है वो लोकसभा कक्ष में होगा। इसी तरीके से संसद का जो राज्यसभा है तो राज्यसभा कक्ष में होगा। इसी तरीके से लाइब्रेरी या पुस्तकालय कक्ष में क्या होता है, इसमें जो विशिष्ट अतिथि हैं, बहुत सारे विशिष्ट जो अतिथि वगैरह आते रहते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था है, या फिर कोई संसद की कार्रवाई वगैरह देखने आता है उसके लिए भी है। इसके अलावा सचिवालय वगैरह जितने भी सरकार के बने हुए हैं वो भी लाइब्रेरी या पुस्तकालय कक्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारे जो मेन कक्ष हैं वो आपके लोकसभा कक्ष और राज्यसभा कक्ष हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि केंद्रीय कक्ष को हमने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये तो कोई केंद्रीय कक्ष की थोड़ी सी बात। अब हम एक एक करके देखते हैं, संसद को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो हमने सबसे पहले संसद को 3 भागों में बांटा था, या हमने कहा था संसद के कितने अंग हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इनका जो क्रम है वो आगे पीछे भी हो सकता है, पहले राष्ट्रपति कर सकते हैं, बाद में लोकसभा करते हैं, राज्यसभा करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, 3 मुख्य अंग हैं, वो है आपके लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो तीनों को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। लेकिन संसद में जो मुख्य भूमिका है, अगर देखा जाए इसमें भी अंगों में, तो 2 की ज्यादा है, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका तो है, लेकिन राष्ट्रपति संसद के अंतर्गत एक तरीके से प्रत्यक्ष प्रकार से काम नहीं करता है, या प्रत्यक्ष प्रकार से काम करता है, क्योंकि इसकी जो भूमिका है वो प्रत्यक्ष नहीं है। क्योंकि ना तो राष्ट्रपति संसद में लोकसभा का सदस्य है, ना ही राज्यसभा का सदस्य है। बस इतना यह है कि कोई भी जब विधेयक लाएंगे हम, तो पहले उसे लोकसभा से या फिर राज्यसभा से पास कराना होगा, फिर संसद के दूसरे सदन से पास कराना होगा, और उसके बाद उस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो विधेयक कानून का रूप नहीं लेगा। इसलिए हम संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति को भी प्रमुख अंग के रूप में मानते हैं। समझ में आ गया होगा। तो हमने इसलिए कहा संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम डिफाइन करेंगे तीनों को, लेकिन सबसे पहले हम मेन जो हमारा टॉपिक है संसद, इस संसद के तीनों भागों को देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा भाग है वो हमारा है लोकसभा। ठीक है, तो पहले तो हम एक एक लाइन में इन सभी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी वर्किंग क्या है, इनका कार्य क्या है, ये किस प्रकार से अपने कार्य को संतुष्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्राफ बना देंगे, थोड़ा इससे इजीली समझ में आ जाएगा। संसद, तो संसद में मुख्य रूप से तो अंग जो है वो 2 ही है। नंबर 1
लोकसभा, देखिए इनका क्रम आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा राज्यसभा, पहला आपका है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, ठीक है। अब हम एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। यहां से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। देखिए एक ऐसे मान लीजिए कि छोटे छोटे जो प्रश्न आते हैं छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम में, जैसे यूपीडब्ल्यूएससी है या अन्य एग्जाम है, एसएससी है, उनमें तो बहुत हल्की फुल्की क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो अपर एग्जाम है जैसे यूपीपीएससी मान लीजिए, यूपीएससी है, उनमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, विस्तृत करके देखते हैं। तो क्वेश्चन जैसे भी आ सकता है उसको हम देखेंगे यहाँ पर किस किस प्रकार से आ सकता है। देखिए लोकसभा के अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम याद कर लेंगे तो वो राज्यसभा में काम आएंगे, और राज्यसभा के अगर महत्वपूर्ण बिंदु हम याद कर लेंगे तो वो लोकसभा में काम आएंगे, क्योंकि वही बिंदु हैं, एक दूसरे के बस विपरीत हैं। एक को याद कर लीजिए, दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा जो है वो संसद का प्रथम सदन कहलाता है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहते हैं, ठीक है। और आपका दूसरा सदन है राज्यसभा, राज्यसभा को हम कहते हैं द्वितीय सदन, ठीक है। इनमें कुछ अंतर भी हम कह सकते हैं, इस तरीके से लिखकर हम पढ़ेंगे। तो प्रथम सदन लोकसभा है, जबकि द्वितीय सदन राज्यसभा है। दूसरा अगर बात करेंगे तो लोकसभा कहलाता है आपका प्रत्यक्ष सदन, क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष सदन। और जबकि राज्यसभा आपका कहलाता है अप्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन। ये सदन हो जाएगा आपका, जैसे हम कहेंगे स्थायी अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। और राज्यसभा आपका हो जाएगा स्थायी सदन, स्थायी सदन, ठीक है। कई सारे नाम हैं, इसको हम लोकप्रिय सदन भी कह देते हैं, लोकप्रिय सदन, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इन्हीं पर थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा इनको आगे करेंगे, थोड़ा विस्तृत में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा लोकसभा, तो लोकसभा को हमने कहा प्रथम सदन, क्योंकि सदन जो है यानी सभा जो है हमारी, जैसे हम लोकसभा कहते हैं, तो लोकसभा का जो पहला सदन है, प्रथम सदन है, वो हमेशा लोकसभा ही होगा, आपको कहीं भी पूछा जाएगा। और अगर द्वितीय सदन की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है कि वो राज्यसभा ही होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि लोकसभा जो है प्रत्यक्ष सदन है। प्रत्यक्ष सदन लोकसभा इसलिए है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में या लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो उसमें सभी व्यक्ति जो भी उसमें चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे या चुनाव में वोटिंग करेंगे तो वो सीधे सीधे करेंगे, प्रत्यक्ष तरीके से करेंगे। यानी हम किसी भी प्रत्याशी को डायरेक्टली या सीधे सीधे वोट देंगे और उसका परिणाम आएगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष सदन। जबकि राज्यसभा के चुनाव में ऐसा नहीं होता, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके लिए वोटिंग होती है वो प्रत्यक्ष नहीं होती, यानी उसको आम लोग नहीं जानते। जो कैंडिडेट या जिन प्रत्याशियों को हम चुनते हैं और वो विजयी होते हैं, और उसके बाद वही प्रत्याशी किसी तीसरे के लिए वोटिंग करते हैं और उसके आधार पर वो विजयी हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका प्रत्यक्ष सदन। यहाँ पर याद करने वाली बात है, प्रत्यक्ष सदन का मतलब है सीधे सीधे उससे बात करेंगे, यहाँ प्रत्यक्ष है, यहाँ दोनों के बीच में जरूर होगा, तो इसलिए यह प्रत्यक्ष सदन है, ठीक है। तो लोकसभा तो प्रत्यक्ष सदन होगा, राज्यसभा आपका होगा अप्रत्यक्ष सदन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अगला है अस्थायी सदन। अस्थायी सदन क्यों है? क्योंकि लोकसभा जो है वो विघटित होता रहता है, भंग होता रहता है। लोकसभा परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी नहीं, टेम्परेरी है। परमानेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो सदन है इसके सभी सदस्य या इसके सभी जितने भी सांसद हैं वो प्रति 5 वर्ष में क्या हो जाते हैं, यहां से अस्थायी तरीके से रिटायर हो जाते हैं, या कह सकते हैं सेवा मुक्त हो जाते हैं। किसके? लोकसभा के। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा जो है एक प्रकार का स्थायी सदन है और इसके जितने भी सांसद हैं वो रिटायर नहीं होते, या हम कह सकते हैं कि ये सेवा मुक्त नहीं होते। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है कि राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं वो अपने पद से मुक्त तो होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रति 2 वर्ष में जितने भी सांसद हैं वो प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य खाली होते जाते हैं, और उसके बाद अगले 2 वर्ष में उन्हीं की जगह पर नए सांसद या नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। इस तरीके से लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा चलती रहती है, यानी 2-2 वर्ष के हिसाब से चलते रहेगा। टोटल समय यहां हो जाएगा 6 वर्ष का, जबकि लोकसभा में यह समय 5 वर्ष होता है। इसके जितने भी मेंबर हैं वो पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। उसके 1/3 यानी 1/3 ही खाली होते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो 2 साल बाद फिर से उन्हीं की जगह पर निर्वाचित हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने इसको मुख्यतः स्थायी सदन कहा और इसको हमने अस्थायी सदन कहा, ठीक है। अब लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकप्रिय इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लोकसभा है उसमें सीधा सीधा जो संवाद है वो जनता का है। यानी हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जो हम और आप ज्यादातर लोकसभा को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। हम यहाँ सीधे सीधे अपना प्रत्याशी चुनते हैं और वो प्रत्याशी मुख्यतः एक बहुमत के नेता को चुनता है और सीधे सीधे उसका सदन का नेता बन जाता है। तो इसलिए हमने लोकप्रियता, इसलिए हमसे लोकप्रिय कहते हैं। एक लाइन से हम और भी समझ सकते हैं, हम लोकप्रिय इसलिए भी कहते हैं क्योंकि
इस सदन में सीधे सीधे कोई भी व्यक्ति, आम नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है, वो लोकसभा के चुनाव में भाग ले सकता है और सीधे सीधे चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में आम नागरिक वोटिंग में या वोट देने के रूप में नहीं हो सकते, वो अपना वोट नहीं दे सकते क्योंकि ये अप्रत्यक्ष सदन है, इसलिए हमने इसको लोकप्रिय सदन कहा। ठीक है, तो कुछ बेसिक अंतर या हम कह सकते हैं सामान्य जो इसके अंतर हो सकते थे उनको हमने यहाँ पर थोड़ा सा समझाया आपको। अब हम एक एक करके दोनों को समझेंगे क्योंकि दोनों विस्तृत फॉर्म में है, दोनों का क्षेत्र भी अपना अलग अलग है। तो सबसे पहले हम केवल बात करेंगे लोकसभा की। ठीक है, अब क्योंकि हम संसद पढ़ रहे हैं तो संसद में लोकसभा है, इसी तरीके से हमारा इसके और दूसरा पार्ट भी आएगा, वो आपका संसद की तरह ही है जिसे हम कहते हैं विधानमंडल। तो संसद विधानमंडल की इक्विवेलेंट होता है। विधानमंडल राज्यों में होती है, संसद केंद्र में होती है। जैसे संसद के दो भाग हैं, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही आपके राज्य में भी दो भाग होंगे जिनके नाम है विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा विधानसभा की समकक्ष होती है और विधान परिषद राज्यसभा के समकक्ष होती है। इतनी बात हम याद कर सकते हैं क्योंकि वो आगे वाले टॉपिक में आएगा, यहां से थोड़ा सा उसका संबंध है। एक पॉइंट में हम और भी देख सकते हैं कि लोकसभा को हम निम्न सदन भी कह देते हैं। निम्न सदन इसलिए कह देते हैं क्योंकि लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं वो आपकी परमानेंट नहीं है, यानी वो आज तरीके से अस्थायी है। और उच्च सदन राज्यसभा का इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सारा जो भी माजरा है या कह सकते हैं जितनी भी क्रिया है वो स्थायी है, इसलिए हम इसको राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट व्यू थे, तो हम सबसे पहले लोकसभा की बात करेंगे। ठीक है, तो लोकसभा क्या है, तो लोकसभा को हम पहले से इसको इंडिकेट करेंगे। देखिए लोकसभा जो है वो संसद का, हमने ये तो बताया था, प्रथम सदन है, प्रत्यक्ष सदन है, अस्थायी सदन है, लोकप्रिय सदन है। लेकिन लोकसभा के लिए कुछ कई सारे नियम भी हैं, इसकी अलग शर्तें भी हैं, वही नियम राज्यसभा के भी हैं, उनकी भी कुछ अलग शर्तें हैं। लेकिन लोकसभा की कुछ सामान्य शर्तें हैं, पहले हम लोग उनको पढ़ेंगे। देखिए लोकसभा जो है वो आपका प्रथम सदन तो है ही है, लेकिन लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध सरकार से है। किससे है? सरकार से। देखिए हम सभी जानते हैं अभी गवर्नमेंट हमारी या सरकार जो है वो बीजेपी की चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। तो सरकार का जो सीधा संबंध है, मंत्रिपरिषद का जो सीधा संबंध है वो लोकसभा से है। राज्यसभा से मंत्रिपरिषद का मतलब है, संबंध है, लेकिन उतना नहीं जितना लोकसभा का, क्योंकि सरकार के जितने भी कार्य हैं वो लोकसभा के द्वारा ही चलते हैं। इसलिए लोकसभा लोकप्रिय सदन भी कहलाता है, प्रथम सदन भी कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर थोड़ा सा लोकसभा में हम और यहाँ पर आगे बढ़े तो लोकसभा में आपके सबसे पहले आप बात करते हैं सीटों की, या कह सकते हैं सदस्यों की। तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं। लोकसभा की अधिकतम सीटें, लोकसभा की अधिकतम सीटें, ठीक है, कितनी हो सकती हैं या कितनी होती हैं? ठीक है, तो लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं वो आपकी वर्तमान समय में है 552। कितनी है? 552 सीटें हैं लोकसभा की सीटें, जिसमें से आपकी 530 सीटें जो है वो आपकी राज्यों से हैं और बची हुई आपकी जितनी भी 20 सीटें बचेंगी 20, ये जो सीटें हैं वो आपकी केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं जहां राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार का ज्यादा प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ 20 और यहाँ 530, कुल मिलाकर हो गए 550। अब बचे जो दो सीटें हैं, ये दो सीटें राष्ट्रपति के द्वारा भरी जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि इन दो सीटों पर राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार या अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके सांसदों को मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत। देखिए यहाँ पर दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में, या कह सकते हैं इस बिंदु में। वो क्या है? मनोनीत और निर्वाचित। मनोनीत का मतलब है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को कुछ दे। ठीक है, तो यहाँ कौन है? राष्ट्रपति। उसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है? राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को भाई सांसद निर्वाचित कर सकता है। लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो वो सांसद अगर निर्वाचित करेगा तो ऐसी कंडीशन में तो उसकी विवेकाधीन शक्ति पर निर्भर करेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है इसमें कि ये दो सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन होने चाहिए। ठीक है, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के माता पिता में से एक भारतीय हो और दूसरा विदेशी। ठीक है, यानी कोई भी हो सकता है, एक भारतीय हो और एक विदेशी हो। उन व्यक्तियों से उत्पन्न संतान को ही हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, और एंग्लो इंडियन के रूप में उन दो सांसदों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, तो ये टोटल जो आंकड़ा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 552। ठीक है, तो इस तरीके से अधिकतम सीटों का जो हमने ग्राफ है आपको बताया है।
और वैसे भी हमने पढ़ा भी है कि भारत एक संघीय ढांचा है, या भारत एक संघीय ढांचे के रूप में प्रदर्शित होता है। क्योंकि संघीय ढांचा का मतलब क्या है, संघ क्या है, आर्टिकल आपका जो 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक समूह है, अर्थात भारत में राज्य प्लस केंद्र शासित, यानी प्रदेश के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व 530 है और 20 में जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ेंगे हम, तो ये तो होगी अधिकतम सीटें। अब केवल सामान्य सीटें यहां कह सकते हैं कि सदस्य वर्तमान समय में लोकसभा की कुल कितने सदस्य हैं या उसकी कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो केवल सदस्य या सीट पूछे, अधिकतम पूछेगा तो 552, नॉर्मल में आपको लगाना है 543, यानी इस समय लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 543 है, लेकिन इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 545, ठीक है। तो अगर आपको दोनों विकल्प दिए हों तो आपको पहले वाला 545 लगाना है, क्योंकि ये 2 इसमें ऐड है, ठीक है। 2 राष्ट्रपति इसको मनोनीत करेगा, तो 543 प्लस 2 बराबर 545। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यहां पर हो गए 550 और प्लस 2 552, तो इसलिए हम इसको 545 लगा देंगे। समझ में आ गया होगा आपको। तो केवल सदस्य के बारे में पूछेगा तो 545 लगाना, लेकिन अधिकतम पूछेगा तो आपको 552 लगाना, ठीक है। और वैसे भी सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, ठीक है, और इसके लिए भी एक नियम बना हुआ है। मुख्यतः इस नियम के अंतर्गत कहा गया है कि 2026 तक सरकार यानी संसद में भी खासकर ये नियम बना है कि जो आपका लोकसभा है और राज्यों में विधानसभा है, इन दोनों की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात इनकी सीटों को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा की जो सीटें हैं उनका निर्धारण ही जनसंख्या के आधार पर होता है। तो 2026 तक जो सीटें हैं वो यथावत बनी रहेंगी, और 2026 के बाद पता चलेगा कि सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी, स्वाभाविक है। तो 552 का आंकड़ा ये 2026 तक ही है, राज्यों में भी है, केंद्रों में भी है। केंद्र में लोकसभा के लिए है और राज्यों में ये आपका हो जाएगा किसके लिए, विधानसभा के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो था सीटों का ग्राफ जो मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं, तो जो 545 है, 545 में हमने राज्यवार हम देख लेते हैं। 545 में अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो 2 हमने बता दिया केंद्र शासित प्रदेशों में चले जाएंगे, और 545 में खासकर जो 530, ठीक है, 530 और आपके प्लस 13, कितने 13, ठीक है। तो 530 और 13 कितने हो जाएंगे, 543 हो जाएंगे, और ये आपके टोटल मिलाकर 2 के साथ जुड़ जाएंगे और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 545, ठीक है। तो 30 और 40 3 43 2 45, तो 545 मेंबर हो जाते हैं। 530 यहाँ राज्यों से आएंगे और आपके जो 13 जो है सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में आप जानते हैं, वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 8 है इस समय की अगर बात करेंगे, ठीक है, और राज्यों की वह संख्या है 28 है। कुल मिलाकर भारत में 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके अंतर्गत 545 सीटें हैं। लेकिन ये 545 नहीं बताएंगे क्योंकि निर्वाचित सीटें सिर्फ 543 हैं। 2 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करेगा जो एंग्लो इंडियन सदस्य होंगे, ठीक है, तब जाकर ये 545 होंगे, यानी हम कह सकते हैं चुनाव सिर्फ 543 पर ही होता है। चलिए, तो ये तो था सीटों का वर्गीकरण, किसका, लोकसभा का। अब आगे देख लेते हैं लोकसभा के सदस्य बनने के लिए बहुत सारे नियम है, कुछ शर्तें हैं, उनको भी देखेंगे। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए बहुत सारी नियम कंडीशन है, कुछ प्रमुख हम लोग देखेंगे। सबसे पहला मुख्य जो शर्त है वो है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सांसद बन सकता है या लोकसभा का सदस्य बन सकता है, लेकिन उसकी जो आयु है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष उसकी आयु हो। दूसरी बात, वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक भी होना चाहिए। तीसरी बात, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है, ना पागल हो ना दिवालिया हो, और किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद का मतलब है किसी भी सरकारी नौकरी में ना हो, ठीक है, तो वो लाभ का पद कहलाता है। दिवालिया का मतलब है जिसके पास कुछ ना हो, कर्जा उसने लिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन या ऐसी स्थिति में आप लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कुछ नियम है, ठीक है, और इसके आधार पर आप चुनाव में भाग ले सकते हैं, अपना नामांकन कर सकते हैं लोकसभा के सदस्य को बनने के लिए, ठीक है। आयु सीमा मैंने बताया था कि 25 वर्ष इसके लिए सही आयु सीमा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोकसभा लोकप्रिय सदन कहलाता है, प्रथम सदन कहलाता है। तो लोकसभा का सीधा संबंध सरकार से है, लोकसभा का सीधा संबंध सरकार से है, क्योंकि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपना सारा कार्य लोकसभा के द्वारा करती है। राष्ट्रपति और राज्यसभा की भी आवश्यकता होती है, लेकिन राज्यसभा की आवश्यकता उतनी नहीं होती जितनी लोकसभा की होती है, क्योंकि लोकसभा के बिना सरकार नहीं चल सकती, ठीक है। राज्यसभा की इंपॉर्टेंस है लेकिन कम है, लोकसभा की ज्यादा। पहला पॉइंट। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं।
लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में कार्य करने के लिए बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। उन नियमों के बारे में हम देखते हैं। तो कुछ नियम तो संसद सदस्यों के लिए हैं, जो आपके 543 प्लस 2 बराबर 545 है, और कुछ जो रूल हैं, कुछ जो नियम हैं, वो इनके पदाधिकारियों के लिए हैं, ठीक है। तो हम दोनों प्रकार को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा पदाधिकारियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा में कई प्रकार के पदाधिकारी हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख पदाधिकारी है वो पदाधिकारी है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो लोकसभा की समस्त कार्रवाई को करना, सुचारू करना, उसको लागू करना, उसको क्रियान्वित करवाना, सारा कार्य लोकसभा अध्यक्ष का है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष ही सारा कार्य करता है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है उसको जो निर्वाचित करने का कार्य है, मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष होगा, उसको कोई ना कोई निर्वाचित करेगा, तो लोकसभा के सदस्य को या लोकसभा के अध्यक्ष को निर्वाचित करने का कार्य लोकसभा के सदस्यों का, ठीक है। किसका है? लोकसभा के सदस्यों का है। यानी कहने का मतलब है कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे, ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव होने के बाद, ठीक है, जो सबसे बड़ा दल होगा, यानी हम कह सकते हैं जिसके पास बहुमत होगा, ठीक है, बीजेपी के हो या कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, तो वो अपना दावा पेश करेगी, और दावा पेश करने के बाद सरकार बनने के आग प्रसार में होती है। तो सरकार बन जाती है, तब लोकसभा के सदस्य या लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, और ज्यादातर लोकसभा का अध्यक्ष मुख्यतः वही व्यक्ति बनता है जो सत्ता में है या उसी पार्टी से संबंधित होगा। जैसे बीजेपी की सत्ता है तो बीजेपी का ही लोकसभा अध्यक्ष होगा, लेकिन फिर भी वो निष्पक्ष कार्य करता है, ऐसा नहीं है वो भेदभाव करे, उसका कार्य फेयर होगा। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है उसको चुनने का कार्य जो है वो कराता है आपका प्रोटोन स्पीकर, ठीक है। तो प्रोटोन स्पीकर होता क्या है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सामायिक अध्यक्ष, ठीक है। तो सामायिक अध्यक्ष क्या करता है भाई, जैसे ही मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो, तो लोकसभा जो पिछली थी वो लोकसभा तो खत्म हो गई, भंग हो गई, विघटित हो गई, समाप्त हो गई, क्योंकि अस्थायी था, स्थायी तो था नहीं। तो अब नई लोकसभा आई, तो नई लोकसभा में नए पदाधिकारी आएंगे। जैसे कि अभी इस समय 17वीं लोकसभा चल रही है, 16वीं लोकसभा का पतन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में एक अस्थायी तरीके से एक अस्थायी अध्यक्ष लोकसभा के लिए बनाया जाएगा, और उसका सबसे पहला काम यही होगा कि वह जितने भी चुने हुए सांसद आए हैं उनको क्या करे, शपथ दिलाए। क्या दिलाए? शपथ दिलाए। तो शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का मुख्यतः निर्माण किया जाता है, और इस प्रोटेम स्पीकर को बनाने के लिए भी कुछ नियम। क्या नियम है? सबसे पहला नियम यह है कि प्रोटेम स्पीकर वही बनेगा जो लोकसभा का सदस्य हो, पहली बात, उसी लोकसभा के अंतर्गत, लेकिन उसमें उस व्यक्ति को ही बनाया जाएगा जो सबसे ज्यादा अनुभवी हो। यह अनुभवी का जो आंकलन है वो हम इसलिए करते हैं, अनुभवी का मतलब है जो सबसे वरिष्ठतम हो, जो सबसे ज्यादा बार लोकसभा का सांसद रह चुका हो, हम उसके लिए ही प्रोटेम स्पीकर पद पर मनोनीत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। प्रोटेम स्पीकर बन जाता है, उसका पहला काम क्या है कि जितने भी नए सदस्य हैं उन सभी नए सदस्यों को क्या करता है, शपथ दिलाता है, ठीक है। अब उसमें वो लोकसभा का अध्यक्ष भी हो सकता है जो नया है, ठीक है, क्योंकि उस समय तो हमें पता ही नहीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन सा होगा। जब सरकार गठित हो जाएगी, जब सारे सदस्यों को बहुमत के आधार पर मुख्यतः सदन में एंट्री मिल जाएगी, उनकी शपथ हो जाएगी, उसके बाद ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। और इस चुनाव की सारी जो जिम्मेदारी है वो एक तरीके से प्रोटेम स्पीकर की होती है, और प्रोटेम स्पीकर जो है वो इस चुनाव को संपन्न कराता है। और ज्यादातर मैंने बताया था कि जिस पार्टी का बहुमत होता है वही लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। तो ये कहानी थी थोड़ा सा लोकसभा अध्यक्ष की और प्रोटेम स्पीकर की। दोनों के अलग अलग दायित्व हैं, ठीक है, वो अस्थायी है लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष स्थायी है। तो यहां से भी कई सारे प्रश्न आ जाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है। तो दोनों का दायित्व अपना अपना है, ठीक है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो मुख्य तरीके से देखा जाए तो कई सारे और भी कार्य करता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष का प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाने का जो कार्य है, ठीक है, वो कार्य जो है संसद सदस्यों के साथ ही है। अर्थात इसका मतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष को अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती। लोकसभा का अध्यक्ष जो बनेगा उसको शपथ सामान्य सदस्य के रूप में ही प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है, ठीक है, उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।